Hello everyone, we were reading chapter 7 which is about heat transfer and today's topic is convection. To understand why smoke rises, let us perform an activity. धुआं ऊपर की तरफ क्यों उठता है इसको जानने के लिए समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. Take two identical paper cups, hang them using thread of equal length in an inverted position on the two ends of wooden stick as shown in figure 7.3a. एक लकड़ी के ऊपर आपको दो पेपर कप्स लटका देने हैं धागे की मदद से. नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कप्स सो दैट द स्टिक इज हॉरिजॉन्टल. आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कप्स को कि जो स्टिक है वो बिल्कुल सीधी रहे, कहीं भी झुकी भी ना रहे. प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप्स. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द कप. एक कप के नीचे आपको जलती हुई मोमबत्ती लगा देनी है. फिर आपको देखना है कि क्या होता है कप के साथ में. You observe that the cup under which the candle was placed rises up. आप देखेंगे कि जो कप के नीचे कैंडल लगी हुई है वो कप थोड़ा ऊपर उठ जाता है. Why is it so? The air around the candle flame heats up. जो हवा होती है कैंडल के आसपास की वो गर्म हो जाती है. As the air in the cup warms up, it expands and occupies more space. As a result, it becomes lighter and rises up. जब गैस गर्म होती है तो वो फैल जाती है और ज्यादा जगह रुकती है और वो हल्की भी हो जाती है और हल्की होके वो ऊपर उठती है. यू कैन एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग इट बाय प्लेसिंग अ पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून इन द सन. आप ये एक्सपेंशन ऑफ एयर का एक्सपेरिमेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक बलून को ले उसमें थोड़ी सी हवा भरें और उसको धूप में रख दें. थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बलून ज्यादा फूला हुआ लगेगा. After the air in the balloon gets heated, it expands and balloon becomes larger. जब अंदर की हवा गर्म होती है तो वो बलून को फुला देती है. You must have observed that when an incense stick is burnt, smoke rises up. Smoke is a mixture of hot gas and tiny solid particles that are released when something burns. आपने देखा होगा कि जब अगरबत्ती जलाई जाती है तो धुआं उठता है. धुआं हॉट गैसेस और छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है जो कि रिलीज होते हैं पार्टिकल जब हम किसी चीज को जलाते हैं. एज इट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर इट राइजेस अप. ये आसपास की हवा से ज्यादा गर्म होता है तो इसलिए धुआं ऊपर की तरफ उठता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड्स बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब देखते हैं कि लिक्विड में किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है. How does transfer take place in liquids? Does liquid also rise up when heated like air? अच्छा, अब एक्टिविटी देखेंगे. This activity should be carried out under the supervision of teacher or an adult. ठीक है. Take a 500 ml beaker, half filled with water as shown in figure. With the help of a straw, place a grain of potassium permanganate at the center of the beaker's base. Place a candle right below the center of the base of beaker. एक बीकर लेना है, उसको आधा भरना है पानी से और एक स्ट्रॉ की मदद से जो आपने बीकर लिया उसको बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है, एक दाना बस. ठीक है. और उसके बाद उसके नीचे बीकर के नीचे एक कैंडल लगा देनी है जिससे कि वो गर्म होना शुरू हो जाएगा. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर. अब आप उसमें जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला उसका कलर, उसका मूवमेंट नोटिस करें. एज यू सप्लाई हीट अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड. आप देखेंगे कि जो वो कलर की स्टिक है वो ऊपर उठती है और फिर उसके बाद पूरे में फैल के फिर वो नीचे आने लग जाती है. Why does the streak of colored water go up in the middle and comes down from the side? तो बीच से वो कलर की जो स्ट्रीक है वो ऊपर क्यों उठ रही है और साइडों से नीचे क्यों आ रही है? The water at the bottom of the beaker gets heated up and becomes hot. It expands, becomes lighter and rise. जो बीच का हिस्से में जहां पे हमने कैंडल लगाई है वहां का वाटर गर्म होकर हल्का होने लग जाता है और वो ऊपर उठता है. The water on the sides of the beaker is comparatively cooler and heavier. जो साइडों का जो वाटर है वो ठंडा भी है और भारी भी है. तो इस वजह से जब वो कलर ऊपर जाता है और साइडों में फैलता है तो वो ठंडे की वजह से नीचे आने लग जाता है. And comes down to take place of the rising water, then this water gets heated and in turn also rises. ठीक है. तो इस तरीके से जो स्ट्रीक है ऊपर उठती रहती है और उसकी जगह दूसरा पानी ले लेता है, फिर वो पानी गर्म होकर वो भी ऊपर उठता है. This cycle continues until the entire volume of water gets heated. और ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए.
In this case, the entire volume of water gets heated through the actual movement of water particles. अब इसमें क्या है, पूरा पानी गर्म हुआ है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट हुई है वाटर पार्टिकल की. जहां पे हमने मेटल के अंदर देखा था, मेटल में किसी पार्टिकल की मूवमेंट नहीं थी, पार्टिकल सिर्फ अपने अंदर से हीट को साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा था. लेकिन इसके अंदर वाटर जो पार्टिकल है वो खुद जाके अपनी हीट ट्रांसफर करता है. दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज convection. It is because convection that we see the movement of the colored streak inside the beaker. और इस convection की वजह से ही हमें इसमें colored streak दिखाई दे रही है beaker के अंदर. Thus we can conclude that the water like air gets heated up by the process of convection. तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा के जैसे पानी भी गर्म होता है convection के जरिए. Here heat transfer take place by the actual movement of particles of liquids and gases from one place to another. Convection में जो heat transfer है वो particle के movement से होता है. Liquid या gas के particle खुद move करते हैं heat transfer करने के लिए. Land and sea breeze. Palden shared his experience of visiting a beach in Kerala during winter vacation and says, during the day the sand or soil near the beach is hotter than the water in the sea. However, at night, the sand or soil is cooler than the water. Pema replies, yes, different objects get heated and cooled differently. पाल्डन जो है वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जबकि वो एक बीच पे गया था केरला में. तो दिन के टाइम में जो बीच की मिट्टी होती है वो गर्म होती है पानी से ज्यादा. पानी ठंडा रहता है और बीच की मिट्टी गर्म होती है. और रात के टाइम में क्या हो जाता है, वो जो मिट्टी होती है वो ठंडी हो जाती है और पानी थोड़ा सा गर्म रहता है. तो पेमा कह रही है कि हाँ, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनकी ठंडा होने की और गर्म होने की स्पीड अलग हो सकती है, अलग तरीके से ठंडे गर्म हो सकते हैं. अब फिर एक एक्टिविटी है, टेक 2 आइडेंटिकल बाउल्स एज शोन इन 7.6. फिल वन बॉल हाफ वे विथ सॉलिड एंड अदर बॉल हाफ वे विथ वाटर. एक को आधा पानी से भरना है और एक को आधा मिट्टी से. फिक्स अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन ईच बॉल एज शोन इन फिगर 7.6. और दोनों में एक लैब थर्मोमीटर लगा देना है. Make sure that the bulbs of thermometer are immersed in soil and water and do not touch the bottoms of sides of the balls. ये ध्यान रखना है कि उसमें जो हमने थर्मोमीटर लगाया है वो पानी में और मिट्टी में बिल्कुल डूबा हुआ रहे और उसकी सतह को, जो बॉल की सतह है उसको ना टच हो रहा हो. Place the setup in sunlight. अब इसको हमें धूप में रख देना है. हमें उसको टाइम पे टेम्परेचर चेक करना है 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, इस तरीके से. Study the rise in temperature of soil and water. Did the temperature rise by the same amount? If not, which one got heated faster? How much was the rise in temperature of soil after 20 minutes? अब आपको ये observations लेनी, ठीक है. After 20 minutes, you will find that the temperature of soil rises more than that of water. This indicates that the soil heats up faster than water. 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो सॉइल का टेम्परेचर वो ज्यादा बढ़ गया है और पानी का उतना नहीं बढ़ा. तो इससे ये पता चलता है कि जो सॉइल है वो जल्दी गर्म हो जाती है. Does the soil also cool faster than water? After letting the soil and water gets heated, bring the setup indoor and let it cool for 20 minutes. अब जो सेटअप है उसको पूरा उठा के अंदर ले आना है और 20 मिनट तक इसको ठंडा होने देना है. अब आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉइल कूल्स फास्टर देन वाटर जस्ट एज इट गेट्स हीटेड फास्टर. तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के मुकाबले में. People living in coastal areas experience an interesting phenomenon caused by the heating and cooling of land and water at different rates. जो तटीय इलाकों पे लोग रहते हैं तो वह एक बहुत ही रोचक फिनोमिनन को एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें कि अलग अलग स्पीड से पानी और जमीन का गर्म होना और ठंडा होना मैटर करता है. As the lands get heated faster than water during the day, it causes warm air above the land to rise. This causes cooler air to move from the sea towards the land. अब देखिए, जो जमीन का हिस्सा गर्म होता है किनारों पे, तो गर्म होने की वजह से उसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है और वो हवा ऊपर उठती है. इस गर्म हवा की जगह कौन ले लेती है? समुद्र की ठंडी हवा. समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी हवा इस गर्म हवा की जगह ले लेती है. तो इसलिए दिन के टाइम में समुद्र के किनारे ठंडी हवा महसूस होती है. दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. और ये ठंडी हवा का समुद्र की सतह से
तट की तरफ आना सी ब्रीज कहलाती है। Hence in hot places sea breeze relieves people from the heat. That is why windows of house in coastal areas are placed facing the sea. तो जो वहाँ पे गर्म जगह होती हैं कोस्टल एरिया में, वहाँ पे कैसे विंडो बड़ी बड़ी होती हैं और सी फेसिंग होती हैं, सी की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसी विंडो होती है जिससे सी का सामना हो, इसकी वजह से ठंडी हवा घर के अंदर आती है। अब इसका अपोजिट होता है नाइट में। एट नाइट द प्रोसेस रिवर्स। In the absence of sunlight, land cools down faster than the water in the sea. As a result, the air above the sea is warmer and rises up. Cooler air from land then moves towards the sea, creating a land breeze. रात के टाइम में क्या होता है? रात के टाइम में ये जो गर्म हवा है समुद्र के ऊपर, वो ऊपर उठती है और इसकी जगह ले लेती है ठंडी हवा जो कि लैंड की तरफ से आ रही है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। Thus, people living near the seashore experience that the direction of wind reverses in the day and night. तो जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं वो देखते हैं कि हवा की डायरेक्शन दिन और रात में चेंज हो जाती है। दिन के टाइम में हवा इधर की साइड चल रही थी और रात के टाइम में हवा अपोजिट साइड में चलने लग जाती है। Now next is radiation. Do you remember when Pema and Palden were sitting around the fireplace? They felt warm. तो आपको याद है कि जब पेमा और पालदेन आग के पास में बैठे रहते तो उनको गर्मी महसूस हो रही थी। Their grandfather tells them that the heat transfer in this case takes place directly from the fire to us by a process known as radiation. तो उनके जो दादाजी हैं वो बताते हैं कि इस केस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें डायरेक्ट प्रोसेस के जरिए हो रहा है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। The heat of the sun reaches us through this process. जो सूरज की रोशनी होती है वो भी हमें रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। Heat transfer by radiation does not require any medium. रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस ऐसा तरीका है हीट ट्रांसफर का जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। All objects radiate heat. You must have observed that a hot utensil kept away from the flame cools down after some time. What is the reason for it? The hot utensil cool down by radiating heat to its surrounding. जितनी भी चीजें होती हैं वो सब अपने अंदर से हीट निकालते हैं। आपने देखा होगा कि जब चूल्हे पे से बर्तनों को उतार के कुछ देर रख देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। वो ठंडा भी इसी वजह से होता है कि जो गर्म यूटेंसिल है, गर्म बर्तन है, वो अपने अंदर की हीट को आसपास के सराउंडिंग में रेडिएट कर देता है। Why is it comfortable to wear white or light colored clothes during summer and dark colored clothes during winters? गर्मी के दिनों में सफेद और हल्के रंग के कपड़े क्यों आरामदायक होते हैं और सर्दी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े? Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them during summer. जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो अपने ऊपर से ज्यादातर हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। Dark surface on the other hand absorb more heat and therefore we feel more comfortable with dark colored cloth during winter. सर्दियों में जो है हम डार्क कलर के कपड़ों में ज्यादा सही महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जो डार्क सरफेसेस होती हैं वो अपने अंदर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। There are many examples in our daily life where we can observe conduction, convection and radiation. Consider the case of water being heated up as shown in figure. Let us identify the various ways in which the pan and the water gets heated up, as well as warmth we feel around the flame and the hot pan. Heat is transferred from the flame to the utensil by conduction. देखिए अब इसमें जो है एक सिंपल सी एक्टिविटी है और इसमें आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ जाएगी हीट ट्रांसफर की। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो गर्मी होती है चूल्हे की वो जो है बर्तन में जाती है, किस प्रोसेस से? कंडक्शन से, ठीक है। जो पैन गर्म हो रहा है वो कंडक्शन की प्रोसेस हो रही है। सब्सिक्वेंटली द वाटर इन द यूटेंसिल गेट्स हीटेड अप बाय कन्वेक्शन। अब जो उसके अंदर जो पानी है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस से गर्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल खुद घूम घूम के पूरे में गर्मी फैला रहे हैं। The warmth that we feel around the flame and the hot utensil is due to radiation. और जो हम चूल्हे के पास खड़े हुए हमें जो गर्मी महसूस हो रही है वो रेडिएशन की वजह से। Let us wrap up. From the activities, example and discussion so far, we find that there are three processes by which heat gets transferred. These are conduction, convection and radiation. तो तीन तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। In conduction, heating takes place when one particle receives heat, transfers heat to the next particle in contact, and so on. The particles themselves do not move away from their position.
जो कंडक्शन का मोड होता है उसमें पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते हैं, वो अपने आप गर्म होके बस अपने पास वाले पार्टिकल के अंदर हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो उसमें पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं जब हीट ट्रांसफर होती है। नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ए मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट दो whose particles help in transfer of heat। अब जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है उसमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है जिससे कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो सके। इन द केस ऑफ रेडिएशन heat travels from one place to another and no material medium is required for its transfer। और जो रेडिएशन की प्रोसेस होती है उसमें जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके के माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। अब fascinating facts। In the upper reach of Himalayan region, a traditional room heater locally known as Bukhari is used to keep rooms warm during winters. It consists of an iron stove in which wood or charcoal is burnt. A long pipe attached to the upper part of heater serves as chimney, venting out the smoke. Additionally, the Bukhari can be used for cooking as its flat top provides the platform for placing utensils. All the three processes of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up the room। जो हिमालय के ऊपरी हिस्से हैं वहां पे एक हीटिंग डिवाइस लगाई जाती है घरों में जिसको हम कहते हैं बुखारी। ठीक है, तो उसमें आग जलाई जाती है और उसके ऊपर एक चिमनी अटैच्ड होती है। जब उसको आग को जलाया जाता है तो उसमें जो धुआं होता है वो चिमनी के जरिए से बाहर निकल जाता है और जो उसमें की गर्मी होती है वो आसपास लोगों को और उस कमरे को गर्म रखने का काम करती है। उसके ऊपर एक मेटल प्लेट भी लगी हुई होती है जिसके ऊपर कुछ अगर चाय वगैरह जो भी बनानी हो वो उसके ऊपर रख के बना सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर